हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेसन नंबर 8। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी एलिमेंट, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ब्लॉक फॉर्म मैंने लिखे ऑर्बिटल फॉर्म में वहाँ पे। अगर आप देखें तो इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। अगर आप देखें तो ये आप इस फॉर्मूले से इजीली इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम से ही स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करे? एंटर्स द डी सबशेल, एंटर्स डी सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करे? डी सबशेल में, तो उससे क्या नाम देंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर यही लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, यही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एंटर कर रहा है किसके अंदर? एंटर एफ सबशेल। अगर किसमें एंटर कर रहा है? एफ सबशेल के अंदर, तो आप इसे क्या नाम देंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर एक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंने काफी सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 3D सीरीज की। यहां पे मैंने अगर कुछ देखे तो कुछ नंबर भी लिखे हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट लिखे हैं। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन 3D में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी 3D4 एंड 3D9 एग्जिस्ट नहीं करता। यहां अगर हम बात करें तो 4D8 एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह से 5D9 भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों नहीं करते, इनके आगे जाके हम लोग रीजंस करेंगे। फिलहाल के लिए जो लर्निंग पॉइंट है ये ध्यान रखना आप लोगों ने। मेन पॉइंट इनके पीछे क्या है? इनके एनर्जी रीजन एंड द स्टेबिलिटी, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक सबको इंट्रोडक्शन के बारे में क्लैरिफाई हो चुका है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से सीरीज यहां पे एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, अगर हम बात करें 3D सीरीज की, अगर 3D सीरीज की बात करें तो आप सामने भी देख सकते हो, एटॉमिक नंबर 21 से लगा के ये कहां तक आपके एग्जिस्ट करते हैं? 30 तक। अगर आप देखें एटॉमिक नंबर 21 से लगा के कहां तक आ रहे हैं? 30 तक। अगर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज आ गई हमारी 4D सीरीज, जो कि कहां से स्टार्ट होती है? 39 से। कहां से स्टार्ट होगी आपकी? 39 से, एंड वो एंड करेगी जाके 48 पे। कितने पे एंड कर रहा है वो? 48 के ऊपर। अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज हमारे पास में क्या आ गई? 5D सीरीज जो सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है 57 से स्टार्ट। कितने से स्टार्ट हो रही है अगर आप ध्यान दें? 57 से, और वो एंड करेगी कहां पे? जाके 52 पे। कितने पे एंड करिए? वो जाके 72 के ऊपर। अगर आप लोग का मेन सीरीज तो यही है 3D 4D एंड 5D। मेन सीरीज जो आपकी है वो यही सीरीज है 3D 4D एंड 5D। अगर इंस्पाइट ऑफ आगे भी जाना है 6D, जिसके बारे में बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो सीरीज है आपकी 89 से स्टार्ट होगी वो आपकी 104 तक जाती है। तो ये थे एलिमेंट्स जहां से सीरीज स्टार्ट होती है, और जहां तक ये थे एटॉमिक नंबर जहां से सीरीज स्टार्ट होती है और जहां पे जाके वो एंड अप करती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल यहीं से निकल आएगा। अगर आप देखें तो ये अगर n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या आ रहा है? ns2, ns122। 1 to 2 क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में 1 है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में 2 आ रहा है, इसलिए 1 to 2। कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर हम बात करें तो ये अगर n है तो ये हमारा n-1 है, तो ये n-1 क्या आ जाएगा? d। और कॉन्फ़िगरेशन 1 से स्टार्ट होती है और एंड करती है 10 के ऊपर जाके, तो 1 to 10। तो ये थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आई होप यहां तक सभी को क्लैरिफाई हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और क्या क्या उसके अंदर एग्जिस्टेंस है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहां पे, किसकी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, डी ब्लॉक क्या है? अगर यहां S है तो बीच में D है और यहां पे आपका P है, यानी S और P दोनों के बीच में ये लाई करते हैं, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो S और P के बीच में आने वाली है प्रॉपर्टीज। S और P के इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बीच में आएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक के अंदर मैक्स टू मैक्स जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन सकती है किसकी? S ब्लॉक एलिमेंट की, वो क्या आएगी? NS2। अगर मैं बात करूं P की तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी NS2 NP 1 to 6। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन इनके बीच में है। अगर आप देखिए S बाद में है और P इसके पहले आता है, तो
इन चीजों से हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को बनाना है। आई होप ये चीज भी क्लैरिफाई आप सबको हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि मेन चीज क्या आने लग रही है, इनकी प्रॉपर्टीज। मैं क्या बताया कि इनके बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई कर रही है। अगर इनके बीच में इनकी प्रॉपर्टीज है तो ये सॉफ्ट मेटल है, यहां तो कुछ पता ही नहीं होता, मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। तो याद रखना सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मैक्सिमम मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स है, इसी वजह से डेंसिटी क्या हाई है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, हाई। अब अगर हाई डेंसिटी है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या रहने वाले हैं, हाई। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, डेंसिटी हाई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी मेटल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एस से ज्यादा होगी लेकिन पी से कम होगी। खास चीज, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब कि इनका जो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा कभी भी देखना पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, दे नेवर कैरी द नेगेटिव चार्ज। इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, दे ऑलवेज फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। मीनिंग क्या कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है, आप कोई भी कंपाउंड देख लो इनका, वो ज्यादातर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, कलर्ड फॉर्म में। जैसे कॉपर आ गया, जैसे सिल्वर आ गया, और आगे जितने भी इनके कॉम्प्लेक्सेस मिलने वाले हैं सारे के सारे किस फॉर्म में मिलेंगे, कलर्ड फॉर्म में। और कलर्ड का रीजन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, वो आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे अगर हम बात करें तो ये एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। अगर आप देखें आजकल की गाड़ियों में स्टील वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज द एलॉय। क्या चीज है वो, एलॉय है। तो मेरा ख्याल आप सबको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लैरिफाई हो चुकी है। अच्छा, एक खास चीज ध्यान रखना, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अभी वही चीज मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस करनी है कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इस चीज का रीजन आएगा। आई होप ये चीज आप लोग को क्लैरिफाई हो गई है। देखिए ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया और साथ ही साथ मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करनी है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एक तरीके से स्टार्ट करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जनरल ट्रेंड्स क्या आने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं इसको, या केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ में जनरल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों के साथ पहले जनरली डिस्कस कर लेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर आप लोग देखें तो मैंने एक बड़ा ही बढ़िया सा एक डायग्राम यहाँ पे, एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ इस वजह से ड्रॉ किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई का बिहेवियर देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली। कैसे प्रॉपर्ली, देखिए ध्यान से, अगर आप चेक करें तो स्कैंडियम जो है, सॉरी यहाँ पे है आपका टाइटेनियम, वेनेडियम। अगर आप देखें तो एक पॉइंट आप लोगों ने पहले से क्लास 11 में किया था कि जो एटॉमिक रेडियाई है, रेडियाई इट डिक्रीजेस इन पीरियड, ये डिक्रीज करती है पीरियड के अंदर, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होने लग रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ऐसा सब कुछ होने लग रहा है हमारे पास में। तो ये एटॉमिक रेडियाई, ये जो जनरल ट्रेंड आप लोगों ने किया था। और एक और चीज आप लोगों ने की थी, नंबर 2, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई एक पॉइंट और आप लोगों ने क्लास 11 में किया था, इट इंक्रीजेज इन ग्रुप, इट इंक्रीज इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है, वहां पे नंबर ऑफ शेल्स क्या होने लग रही है, इंक्रीज होने लग रही है। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज होने लग रही है। इंक्रीज होने की वजह से साइज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा ग्रुप में, और पीरियड के अंदर वो डिक्रीज होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े सिंपल सा फंडा है। अगर आप देखें तो हर कर्व पहले चेक करें। अब यहां से मैं जनरल एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करता हूं। ये तो मैंने आपको क्लास 11 के बारे में बता दिया जो आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पहले एलिमेंट्स क्या होने लग रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एक डायरेक्ट डिक्रीज आ रहा है, एक शार्प डिक्रीज है। उस शार्प डिक्रीज का रीजन नो प्रॉब्लम, वहां पे आप लोग रीजन दे सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, कि भाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज क्या हो रहा है, देखिए कि अगर ये न्यूक्लियस है तो मैं जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता जाऊंगा एक शेल में, उतने ही मेरे प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे।
और जैसे जैसे प्रोटॉन अंदर इंक्रीज होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ती जाएगी। इस वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा पॉइंट है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है क्रोमियम तक, मोलिब्डेनम तक ले लो, टंगस्टन तक ले लो, वहां तो फिर भी डिक्रीज आ रहा है, यहाँ फिर भी एक स्मूथ डिक्रीज अभी भी है। देखिए स्लाइड डिप अभी भी है, लेकिन वो डिप इतना ज्यादा नहीं है। क्रोमियम पे जाने के बाद वो रुक गया। तो अगर हम देखें तो स्कैंडियम से क्रोमियम एक क्या आ रहा है, शार्प डिक्रीज आ रहा है। एक हमारे पास में क्या लग रहा है, शार्प डिक्रीज आ रहा है, जो कि आगे हम लोग नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे उस पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हुआ ये कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता गया, ठीक है भाई, साइज डिक्रीज होता चला गया। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जाइए। देखिए जो साइज है स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर अचानक से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, अब यहां पे ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे 4s2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s के अंदर, हर शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक कीजिए यहां पे, सिवाय क्रोमियम के जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर आप लोग को बताता हूं कि साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि जैसे स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है भाई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, साइज वहां पे डिक्रीज आया। ये आपका क्या नाम है इसका, टाइटेनियम के केस में भी यही चीज पॉसिबल हुई। टाइटेनियम के केस में भी यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ से आ गए, अट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें वेनेडियम के केस में, वेनेडियम के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, अट्रैक्शन और बढ़ गई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। और यहां क्रोमियम के तो केस में मैक्सिमम आ गया न्यूक्लियर चार्ज, मैक्सिमम आया तो साइज देखिए यहां से सीधा क्रोमियम तक शार्प डिक्रीज आता जा रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट वहां क्रोमियम का आ रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ, मैग्नीज के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कहां पे, एस के अंदर। चेक कीजिए, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो हाफ फिल है, हो ही चुका है, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर किया, तो साइज क्या होगा, थोड़ा सा क्रोमियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देगा। यानी अगर क्रोमियम का साइज अगर हम देखें, मेटेलिक रेडियस 129 पिकोमीटर पे आ रहा है, तो वहीं पे मैग्नीज का जो आपका रेडियस आएगा वो 137 पिकोमीटर के सराउंडिंग में आएगा, मेटेलिक रेडियस। और इस इंक्रीज का रीजन क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है। आप लोगों ने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि एस क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गया तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होगा। फिर आयरन के केस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली कहां पे एंटर कर रहा है, आपका डी के अंदर। लेकिन अब यहां पे भी ये गड़बड़ स्टार्ट हुई है, गड़बड़ ये स्टार्ट हुई है कि यहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। पेयरिंग स्टार्ट हुई तो जो आयरन है, आयरन का जो एटॉमिक रेडियस आ गया वो करीब करीब मेटेलिक रेडियस 126 पिकोमीटर बना इसी वजह से। यानी जितना डिप होना चाहिए था डिप नहीं गया। अगर हम बात करें कोबाल्ट के केस में, अब कोबाल्ट में केस में एटॉमिक रेडियस क्या आ रहा है, कोबाल्ट के केस में 125। अब अगर आप देखें तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ने रिपल्शन स्टार्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ने रिपल्शन स्टार्ट कर दी और उस रिपल्शन की वजह से ऐसा हुआ। अगर हम बात करें कोबाल्ट के बाद हम लोग आगे निकल के ऊपर, निकल पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, अब रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 हंस रूल के साथ ही ये बन चुका है हमारे पास में। और अब अगर आप देखिए कोबाल्ट के केस में रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, फिर से साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कोबाल्ट के केस में, क्योंकि यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पेयर अप कर चुके हैं। ये देखिए ध्यान से इस तरह से। अब बचा क्या जिंक, जिंक के केस में क्या हो रहा है, अचानक से देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, फुली फिल्ड आ रही है। और खास बात क्या हो रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इट एंटर्स द डी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर किया तो इस वजह से सारी की सारी गड़बड़ वहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, तो साइज की क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। जो साइज है वो डायरेक्टली क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। लेकिन अब एक छोटी सी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहां पे साइज देखिए ऑलमोस्ट पास पास जाने लग रहे हैं। अगर आप साइज देखिए, साइज जो है किसका 4D एंड 5D का ऑलमोस्ट नियर बाय आ रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था ऐसा, नियर बाय आ रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या आएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भाई जो लेंथेनॉइड्स होती हैं वो लेफ्ट, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज एक स्टेडी मैनर में डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल वहां पे। इस वजह से लेंथेनॉइड्स के केस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। सेम विद द एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स के केस में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो आई होप के एटॉमिक साइज आप सबको क्लैरिफाई हो चुका है। एटॉमिक साइज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आई विल मेक वीडियो ऑन इट, डोंट वरी। अब चलते हैं जी एटॉमिक रेडियाई के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई आई होप सभी को हो गया। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेटेलिक कैरेक्टर एंड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर एक बार रीड किया था,
तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों भाई, क्या चीज है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल या आउटर शेल। ठीक है जी, तो जितनी लो होगी उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मेटल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स के हमेशा ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑब्वियसली सारी की सारी मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, इट इज अराउंड मॉडरेट, ज्यादातर की लो ही मानी जाती है, और मॉडरेट भी क्या है, ठीक है, लेकिन एस ब्लॉक से ज्यादा है। तो दे हैव द हायर मेटेलिक कैरेक्टर, इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, काफी हाई है। तो सारे के सारे क्या है, आपके मेटल्स हैं। बट एक चीज जो ध्यान रखनी है आप लोगों ने, अब हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी ना, उसकी हार्डनेस भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हार्डनेस, अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होगी। लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है, एटोमाइजेशन डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। अगर आप चेक करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम तक आपके इंक्रीज हुए तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, हाई होती जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, इंक्रीज है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से इसके बाद में क्या होगी, यहां देखिए, अब अगर आप चेक करें तो आयरन पे जाने के बाद कोबाल्ट, निकल, इनमें क्या होती है, पेयरिंग इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन कर लो आप आयरन की हार्डनेस का एंड कॉपर की हार्डनेस का। आप कॉपर को इजीली, कॉपर मेटल जो होता है आप आराम से बेंड कर सकते हो वायर को, ठीक है, कोई पतली सी अगर सेम साइज की आयरन ले हम, तो आयरन को बेंड करना कॉपर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। और उसके पीछे रीजन क्या आएगा, उसकी हार्डनेस और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आ रहे हैं। जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट अब करने वाले हैं वो क्या चीज है, डेंसिटी। थोड़ा सा डेंसिटी पे भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अब हार्डनेस पता लग गया तो ऑब्वियसली जो चीज हार्ड होगी उनकी डेंसिटी भी कहीं ना कहीं तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस चीज को भी हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना। देखते हैं डेंसिटी कैसे अफेक्ट होने लग रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ डेंसिटी की, तो देखिए डेंसिटी ऑब्वियसली सारी मेटल्स हैं, हार्ड मेटल है तो डेंसिटी तो हाई होगी। लेकिन हाई क्यों है, देखिए डेंसिटी इनकी क्या है, हाई, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला, डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, और एटॉमिक मास क्या है हमें पता है, इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक मास क्या इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो क्या होने लग रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम ड्यू टू शील्डिंग अभी हम लोगों ने किया था, वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्यू टू शील्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम होता जा रहा है ना। ड्यू टू एटॉमिक वॉल्यूम शील्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट डेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों फैक्टर्स में काफी हाई होती जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, इन मेटल इनके केस में इंक्रीज होती जाएगी। अगर कोई पूछे तो याद रखना सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, इरिडियम की होती है। दोनों की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन आए तो इरिडियम इज मच हार्डर देन द ऑस्मियम। वैसे याद रखना ऑप्शन अगर आती है तो दोनों ही ऑप्शंस में आएंगे, लेकिन दोनों में से अगर एक चूज करना हो देन इट इज इरिडियम। इरिडियम आपके ऑप्शन में आएगा। यहाँ पे अब अगर आप देखिए मैंने एक कर्व ड्रॉ कर ली है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक करनी है, इट इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ध्यान रखना, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं फिर से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब अगर आप देखें स्कैंडियम में 1 था, टाइटेनियम में 2 हो गए, वेनेडियम में 3 आ गए, क्रोमियम के केस में 6 हो गए, यहाँ पे मैग्नीज में 5। अब देखिए यहाँ तक क्रोमियम तक डायरेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन मैग्नीज में एकदम से शार्प डिप है। क्यों डिप है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो अगर मैं बात करूं टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेके क्रोमियम तक डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्योंकि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या इंक्रीज होने लग रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैग्नीज के केस में क्या हुआ, Mn के केस में शार्प डिप है,
उससे ऊपर देखें, अगर आप टेक्टिनियम के केस में वहां भी शार्प डिप आ रहा है, उससे ऊपर नहीं आया क्योंकि वहां पर रीजन क्या आ गया, वहां पे आपका एक्टिनोइड सीरीज बीच लेंथेनोइड सीरीज बीच में आ जाती है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इफेक्ट डाल रही है। देयर इज अ शार्प डिप। शार्प डिप का रीजन क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके बाद भी डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई। आफ्टर Fe इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स, सो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहले तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर डिक्रीज होती है तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं दोनों ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये कुछ एक फैक्टर थे जो साथ ही साथ कोरिलेट कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे पास जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैं, तीनों के ही मेल्टिंग एंड पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इनके भी Mn की तरह से ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, लो रहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका भी एस में एंटर कर, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल, एंटर्स द एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, एंटर कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। आई होप ये चीज सभी को क्लैरिफाई हो चुकी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली इसी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एस में एंटर कर रहा है, इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वहां पे डिक्रीज होता चला जा रहा है। आई होप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप सबको क्लैरिफाई हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख दें किस पॉइंट पे आपको डाउट आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, मैं इसको जरा इरेज कर दूं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी मैंने बताया, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी आपको रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, एज पर द क्लास 11 जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर वहां पे आप लोगों ने किया था। अब लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्रेंड अजीब बनता है, और मतलब वैसे तो डिक्रीज ही होगा, लेकिन जो हम लोग जाते हैं मैग्नीज और उसके बाद में आयरन, वहां थोड़ा सा जितना डिक्रीज होना चाहिए उतना डिक्रीज नहीं हो पाता। जितना इंक्रीज आना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं आ पाता, बल्कि वहां क्या होता जाता है, इंक्रीज थोड़ा कम होता चला जाएगा। और ऐसा क्यों होने लग रहा है वो भी देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन पीरियड, होना ये चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द n-1 डी सबशेल। अगर आप देखें n-1 में जा रहा है, एंड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, कहां पे, आउटर s ऑर्बिटल, आउटर वाले s ऑर्बिटल या s सबशेल के अंदर वहां पे प्रेजेंट है। यानी ये ns ऑर्बिटल में है और वो कहां है, n-1b में भरे जा रहा है, एंड दैट इंक्रीजेस द शील्डिंग। और ये क्या करने लग रहा है, शील्डिंग को इंक्रीज करने लग रहा है। अब जब शील्डिंग को वो इंक्रीज करने लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ s कैन बी लॉस्ट इजीली, कैन बी लॉस्ट इजीली। वो आप आराम से उसको बाहर निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी का जितना प्रॉपर इंक्रीज आना चाहिए था, मतलब जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस में है इंक्रीज, उतना इंक्रीज नहीं हो पाता। एक्सपेक्टेड इंक्रीज जितना है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज से वैल्यू क्या रहने वाली है, लो रहेगी। वैल्यू शुड बी लो, शुड बी लो। जितना हम लोगों ने सोचा एक्सपेक्टेड इंक्रीज, उससे वैल्यू लो ही रहेगी। और रीजन क्या आएगा, ये वाला यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी, अगर मैं 3D की बात करूं, हाईएस्ट
3D नहीं, हर सीरीज के लिए हाईएस्ट वैल्यू हमेशा याद रखना ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? फुली फिल्ड। मैं बता देता हूं आपको, सिंपली सीक्वेंस है फुली फिल्ड। अब फुली फिल्ड अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे फुली फिल्ड सिर्फ एक आ रहा है, वो है कॉपर एंड साथ ही साथ जिंक, और उससे लोगी हाफ फिल्ड, उससे लो आएगी आपकी हाफ फिल्ड, जो कि कौन सा केस है? क्रोमियम का। तो यानी अगर कोई कॉपर पे क्वेश्चन देता है कि कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, तो आपने रीजन क्या देना वहां पे? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड शेल। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आता है क्रोमियम के ऊपर, तो आपने रीजन देना वहां पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। किस तरह से? देखिए अब यहीं से इरेज कर लेते हैं पहले। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कुछ इसी तरह से ही डिपेंड करती है, अभी जो मैंने आपको बताया। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से डिपेंड कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कई बार सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है? यहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन हमारे पास में आ जाता है, वो रीजन ये आ जाता है कि जो एनर्जी है ns की एंड n-1 d ऑर्बिटल की, वो दैट इज नियरली सिमिलर, दैट इज नियर टू ईच अदर। दोनों की वैल्यू क्या है? एक दूसरे के आसपास है। इसी वजह से ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, तो देखिए कुछ एलिमेंट +2 भी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट +3 भी शो करते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी फैमिली के अंदर, चाहे वो 3D है, चाहे 4D है, चाहे 5D है। अब जो चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता लगी। 4D के अंदर ध्यान रखना, 4D के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो जाती है मोस्ट कॉमन में, ज्यादातर में, ठीक है। लेकिन +2 एंड +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आई कैसे हमारे पास में? ऑक्सीडेशन जो हमारे पास में लोअर ग्रुप मेंबर है, अगर आप देखिए यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितनी आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन s में एंड 1 इलेक्ट्रॉन p में। तो मैं अगर सॉरी d में, अगर स्कैंडियम की बात करूं तो वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों के तीनों लॉस कर सकते हैं हम, तो स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज पॉसिबल है। वहीं पे अगर टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम के ऊपर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके d में है। तो यहाँ पे +2 भी शो हो सकती है, और सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब वहां पे हमारे पास में अलग अलग लेवल बन जाते हैं, 2 अलग अलग लेवल बन जाएंगे, एक का नाम है T2G, दूसरे का नाम है EG। तो यहाँ के अकॉर्डिंग जानू तो ये हाफ फील्ड बनती होती है। अगर ये हाफ फील्ड बनती है तो दे कैन आल्सो शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। वेनेडियम में भी सेम फिनोमेना लगा सकते हो। वेनेडियम में आपके पास में टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में 2s के अंदर है, तो ऑब्वियसली +2 शो हो सकती है। D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप +3 भी शो करा सकते हो। टोटल उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो +5 भी शो करवा सकते हो। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो वहां पे आपके पास जो होती है नीचे वाला E, ऊपर वाला T2, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपके पास 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले में आपके पास कितने आ जाएंगे? 1 सॉरी ये फुली फिल्ड भी हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स में, एंड देन ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से टोटल आपके पास में +4 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? मैग्नीज। मैग्नीज अपनी +2 से स्टार्ट होकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में यही पूछा जाता है कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या शो करता है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक शो कर सकता है। अब एक और चीज ध्यान रखना, इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट के साथ नहीं बन सकती। मेनली ये किसके साथ बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में ही। मेनली ये किसके साथ बनाते हैं? ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो p बॉन्ड बनाने की है। p मतलब इसका नाम है मल्टीपल बॉन्ड। एक तरीके से मल्टीपल बॉन्ड का मतलब आ गया वहां डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के केस में शो हो जाती है। अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो Mn है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है क्लोरीन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में वो शो कर रहा है +7। तो रीजन क्या आएगा? यही आपका। इसी तरह से फ्लोराइड के केस में भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है कि भाई फ्लोराइड के साथ भी क्यों हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो आपने रीजन क्या देना है वहां पे
कि फ्लोराइड का साइज जो है वो छोटा है, एटॉमिक साइज क्या बेटा, स्मॉल है, एटॉमिक साइज क्या है उसका, स्मॉल है, छोटा एटॉमिक साइज है। और दूसरा रीजन आप क्या देंगे, अगर छोटा साइज है और साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से दे कैन फॉर्म द मैनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद सेंट्रल एटम। तो आप इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को बता सकते हैं वहां पे। तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई होगी। बट एक छोटी सी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 या +3 शो हो रही है तो मैक्सिमम जो कंपाउंड बनेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, आपके आयनिक फॉर्म में। यानी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मैक्सिमम कंपाउंड है, दे आर फाउंड इन आयनिक फॉर्म, दे कैन बी फाउंड इन आयनिक फॉर्म ओनली। ज्यादातर हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, आयनिक फॉर्म में। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो एसिडिक नेचर होता है, ये ट्रिक बता रहा हूं, एसिडिक नेचर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मीनिंग है कि जितनी, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है आपके पास में MnO, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, मान लीजिए बेसिक। वहीं पे एक और कंपाउंड आ गया MnO4 नेगेटिव, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7, तो यहां नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। लेकिन अगर कंपाउंड बन रहा है MnO2 इस तरह से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4, तो आप इसको बोल सकते हैं एम्फोटेरिक, यानी बीच में लाई कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मतलब कहने का ये है कि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बेसिस पे आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और साथ ही साथ स्कूल एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज, एक इसको सिंपल टर्म से समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक मेटल है, मेटल अपनी सॉलिड फॉर्म में है, मैंने मेटल को गैस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हाट आई नीड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। भाई किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को गैस में चेंज करना है तो एंथैल्पी क्या चाहिए, सब्लिमेशन की। लेकिन अगर मेरे पास गैस है, गैस से मैंने क्या किया, आयंस के अंदर चेंज कर दिया, मेटल को N पॉजिटिव आयन बना दिया, तो मुझे क्या चाहिएगा, एंथैल्पी, कौन से वाली, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और मेटल आयन को अगर मैं वाटर के अंदर लेके जा रहा हूं H2O के अंदर, तो मेरे को क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए। तो वो ऐसा करने की वजह से Mn पॉजिटिव का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी टोटल एंथैल्पी जो आएगी मेरे पास में, वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये मेटल की जगह पे कोई नॉन मेटल होता, अगर मेटल की जगह कोई नॉन मेटल होता, तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा H, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में चेंज हो जाता। यानी यहाँ के केस में, जो अगर नॉन मेटल के केस में देखूं, तो डेल्टा H मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। फिर ये इस चीज के अंदर चेंज हो जाएगा अपना, यानी कि जो सारी की सारी मेटल और नॉन मेटल की वैल्यूज हैं, दोनों थोड़ी थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, वेरी आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग को जानने की जरूरत है। देखिए मेटल्स तो कोई भी हो सकती है, हमारी S ब्लॉक से भी मेटल आ सकता है। मान लीजिए मैं ग्रुप 2 के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल्स को, जिनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने लग रहे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के साथ में ग्रुप 2 का क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए ग्रुप 2 के साथ इस तरह से है। ग्रुप 2 के अंदर ऑब्वियसली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, लो, और जबकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, हाई। अब अगर ये हाई है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इनका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क इस चीज का आ जाता है कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, और साथ ही साथ इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, वो उसकी वैल्यू भी क्या आने लग रही है, हाई आने लग रही है। उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास में, हाई आने लग रही है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, हाई आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू हाई आ रही है
तो ऑब्वियसली बात है जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव तो होगा, लेकिन एस वालों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव साइन के साथ कम होगा, या फिर ये कह सकते हो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस वालों के साथ में कंपैरिजन में ज्यादा होगा वहां पे, चाहे इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बेशक से हाई हो, डजंट मैटर। तो ये चीज छोटी सी ध्यान रखनी है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से, मान लीजिए जैसे जिंक है, जिंक आप सभी ने क्या होगा लेसन नंबर 3 के अंदर कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस में 0.79 वोल्ट के आसपास आता है, ऑलमोस्ट 0.80 बन जाता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, जो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या है, लो, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो भी क्या है, लो। तो ऑब्वियसली आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए था ये तो, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसकी जो आयनाइजेशन IE1 और IE2 की वैल्यू जो है दैट इज वेरी हाई। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड 2 का जो सम टोटल है दैट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू देम। इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो नेगेटिव आया। चलिए सारी एक बार 3D सीरीज के एक बार पोटेंशियल्स को मैं लिख देता हूं। देखिए यहां पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने वोल्ट के अंदर वैल्यू लिख दी है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, भाई अलग दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है एक, दूसरा ये सारे के सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब सबके सब नेगेटिव क्यों है, देखिए आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल रीजन है कि जो सम टोटल है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 अभी जो मैंने जिंक के लिए दिया था और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम टोटल है इट इज मच हायर देन दैट ऑफ द सम टोटल ऑफ द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको मतलब ओवरकम करके चला गया, ये बहुत ज्यादा होगी इसकी वैल्यू। अगर मैं बात करूं जैसे Cu, अगर मान लीजिए मेरे पास Cu है, Cu से मैंने क्या बनाया Cu1 पॉजिटिव और Cu1 पॉजिटिव से मैंने क्या बनाया Cu2 पॉजिटिव। तो मेरे पास जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और IE2 मेरे को जो यहाँ पे चाहिए थी वो इन दोनों को क्या कर गई, सर पास कर गई। लेकिन सॉरी कॉपर के केस में नहीं, किसी और के केस में, कॉपर के केस में तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो नेगेटिव में आ जाता है। अगर आप देखें तो कम से कम नेगेटिव होता जा रहा है, अगर आप देखें नेगेटिव साइन कम होता जा रहा है, तो रीजन क्या है, सम टोटल ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कॉपर के केस में पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जो IE1 प्लस IE2 का सम टोटल का जो एनहांस हुआ उससे काफी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आ गई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसकी बहुत ज्यादा हो गई। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे Cu पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, है ना, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी काफी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन सीबीएसई में। एक्वस सॉल्यूशन क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि Cu पॉजिटिव जो है इट शोज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या तो Cu जीरो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्यों एग्जिस्ट करेगा 2 पॉजिटिव में, क्योंकि उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा है, इस वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। और जीरो में क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो कॉपर है वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करना पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म इसकी क्या होती है, स्टेबल होती है। कॉपर के ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, दैट विल रिलीज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये आप काफी सालों से रूल करते आ रहे हो क्लास 10th से। लेकिन अगर मैं यहां पे मेटल की जगह पे कॉपर को रखूं तो कॉपर के साथ अगर एसिड की रिएक्शन कराई तो H2 गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट कम्स विद अ पॉजिटिव साइन वहां पे। तो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, कलरेशन, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कि भाई कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों आ रहे हैं यार उनके पीछे रीजन क्या है। देखिए कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के पीछे रीजन जो आ जाता है वो है DD ट्रांजिशन। क्या है DD ट्रांजिशन, थोड़ा सा देखते हैं DD ट्रांजिशन है क्या चीज। देखिए DD ट्रांजिशन जो यहां पे आ गई, देखो जो हमारे पास में, देखिए जनरली ये बोला जाता है यहां पे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो जनरली 5 ऑर्बिटल्स उनके पास होते हैं। कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX2, 2Y2 एंड DZ2। और जैसे ही आप इनको स्प्लिट अप करते हो, मतलब कि क्या होता है कि ये खुद ही जब आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने लग रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये स्प्लिट अप हो जाएंगे 2 पार्ट में। डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जो नीचे वाले ऑर्बिटल आगे उनका नाम है T2G और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स का नाम है EG। मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे डी, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया, Eg के अंदर चला गया। यानी कि यहां जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो T2G1 था और Eg क्या था, 0 था, जबकि यहां क्या बन गया, T2G 0 हो गया, Eg1 बन गया। यानी इस फॉर्म को आप क्या नाम देंगे, एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट उसकी एक तरीके की। तो अगर आप देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एनर्जी गेन करके गया यहां से, एनर्जी गेन की तो वहां गया, और एनर्जी अब लूज करेगा तो वापस आएगा। एनर्जी अब ये लूज कर रहा है तो वापस अपनी किस स्टेट में आएगा, वहीं उसी स्टेट में आएगा। तो जब ये इस स्टेट में वापस आने की कोशिश करेगा, जब ये अब तो एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में लूज होगी, एनर्जी लूज होगी मेनली किस फॉर्म में, कलर की फॉर्म में। एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी वो एनर्जी, इवॉल्व करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वही कलरेशन हम लोग को क्या होगा, शो होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज, देखिए जो ग्राउंड स्टेट है वो भी किसकी है, ऑब्वियसली डी की। जो ग्राउंड स्टेट है वो भी किसकी है, डी की, अगर आप चेक करें। और जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी किसकी है, ऑब्वियसली डी की। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम ही एलिमेंट की है, सॉरी सेम ही ऑर्बिटल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों एक ही एलिमेंट की हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी से डी में ही जाने लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वी कॉल्ड इट एज अ डी डी ट्रांजिशन। हम लोग इसको क्या नाम देंगे, डी डी ट्रांजिशन। आई होप ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई है। अब देखिए अब हम लोग मूव करते हैं बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे। देखिए जैसे आ गया स्कैंडियम। स्कैंडियम किस फॉर्म में है, अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं है, लूज़ करने को कुछ है ही नहीं है, तो वो क्या यहाँ से कलर शो कर पाएगा, नहीं, वो कलरेशन यहाँ से शो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं तीनों इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से हटा चुका हूँ। जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, ठीक है, वाइट कलर का होगा। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अनपेयर्ड वहाँ पे। लेकिन अगर मैं जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी रखूँ तो भी ऑब्वियस सी बात है एस के ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जाएंगे, और जब एस के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, तो इसका मतलब उस पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी क्या होगा, कलरेशन शो। टॉपिक आ गया हम लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होते हैं, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरली वो एलिमेंट शो करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जनरली हम इसको मेज़र करते हैं किस यूनिट के साथ, बोहर मैग्नेटॉन के साथ। किस यूनिट के साथ हम इसे मेज़र करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन के, मेज़र करते हैं बोहर मैग्नेटॉन के अंदर। जनरली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हर एक के पास देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अप टू क्रोमियम, लेकिन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। मैग्नीज से आगे जितने भी एलिमेंट में हम जाएंगे, जिंक तक, सब में मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जिंक क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का, रीज़न सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है वहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी के, तो इनके तो आउटर मोस्ट शेल पूरे फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या नेचर होगा, डायामैग्नेटिक। करते हैं पैरामैग्नेटिक की, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक के पास है, तो इसका मतलब उसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक की अगर हम जो नेचर आ रहा है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे बाय मैग्नेटिक मूवमेंट टॉपिक। मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल क्या है, न्यू। कैसे निकालते हैं, n+2 का रूट। हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। n का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ n। अब अगर हम लोग आगे देखें इस चीज़ को, तो इसका टाइटेनियम से एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। जैसे मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो देखिए टाइटेनियम के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, यानी 3d2 4s2। अब मुझे क्या करना है, इन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मान लो रिमूव कर दिया, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में हम लोग देखते हैं। देखिए
क्या है कि अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं अनपेड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल फॉर्म में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जा रही है कि यहाँ पे हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 2। अब मैं इनको फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इस वैल्यू को पुट करने चाहूँ, एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर, अब देखिए क्रोमियम का अगर हम लोग केस कंसिडर करते हैं 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं इससे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू पुट करने की तो 3 प्लस 2 का रूट अगर मैं करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम में, तो 2 प्लस 2 का रूट किया तो मेरे पास √8 बचता है, जिसकी नेट वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2.89 बोहर मैग्नेटॉन के आसपास। और मैं 3 की अगर वैल्यू निकालूँ तो रूट ऑफ मेरे पास में कितना आ जाएगा 15, और वैल्यू जो मेरे पास बनेगी 3.92 बोहर मैग्नेटॉन। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। बीएससी में अब जनरली ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है कि वाई दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, वाई दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो गुड कैटलिस्ट का अगर मैं यहाँ पे रीज़न को फाइंड आउट करने जाऊँ तो इसके पीछे देखिए हमें 2-3 रीजंस को यहाँ पे चलना है लेके, क्योंकि सीबीएसई जनरली इन्हीं को कंसिडर करती होती है रीजंस उनकी की के अंदर। तो अगर हम बात करें गुड कैटलिस्ट क्यों है, तो सबसे पहले इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है शो करते रहते हैं। सेकंड हमारे पास एक और चीज़ आती है कि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी रीज़न जनरली कंसिडर हो जाता है। थर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है दोनों के साथ साथ ही, लेकिन जनरली क्या है स्मॉल साइज़। ज़्यादा मैं इसको कंसीडर करता नहीं हूँ कि स्मॉल साइज़ का रीज़न तो इतना परफेक्ट बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कैटलिस्ट। इसकी जगह पे लार्ज सरफेस एरिया बेटर प्रॉपर्टी है, लेकिन आप यहाँ पे एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल को भी ऑप्शन में चूज़ कर पाओगे अगर ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आता है, लेकिन लार्ज सरफेस एरिया भी एक ऑप्शन वहाँ पे बन सकती है। तो इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिर से, कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब भाई कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं, कोई ना कोई तो रीज़न होगा कॉम्प्लेक्स बनाने का, है ना। तो कॉम्प्लेक्स बनाने का सबसे पहला रीज़न है स्मॉल साइज़ उनका, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इस वजह से। सेकंड, जितना जो हमारे पास आ जाता हुआ था पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये जनरली अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उनके साथ ही मैच कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी वाई दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि गुड कैटलिस्ट का एक रीज़न आप लार्ज सरफेस एरिया को भी ले सकते हो। गुड कैटलिस्ट का जो रीज़न है लार्ज सरफेस एरिया, ये भी एक रीज़न पॉसिबल है जो हो पा सकता है। कि वॉइस का कुछ इश्यू आ गया था कलरेशन वाले पार्ट के अंदर, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं दोबारा से। देखिए कलरेशन का जो रीजन था हमारे पास में वो क्या था, डी डी ट्रांजिशन, दैट इज योर डी डी ट्रांजिशन। नाउ अब मीनिंग क्या है डी डी ट्रांजिशन से, देखिए जो ग्राउंड स्टेट था किसका था, डी का, जो एक्साइटेड स्टेट था वो भी किसका था, डी का, यानी T2G आपका ग्राउंड स्टेट आ गया, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो आपका क्या आ गया, वो भी एक्साइटेड स्टेट वो भी किसका है, डी का, जिसे आपने क्या नाम दिया, EG। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, लेकिन वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में तो रहने इस तरह। एक्साइटेड से जब वो वापस ग्राउंड पे आएगा तो उसको एनर्जी को क्या करना है, लूज करना है, और वो एनर्जी लूज किस फॉर्म में करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की कलर का पर्टिकुलर कलर की एक वेवलेंथ को वो चूज करेगा, एंड दैट शोज द कलरेशन, दिस इज आल्सो नोन एज द डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट भी डी का, एक्साइटेड स्टेट भी डी का, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो डी डी
ट्रांजिशन, दिस इज योर डी ट्रांजिशन। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरस्टिशियल कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के जो डी ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से होते हैं, जो मेटेलिक एटम्स होते हैं, दे आर शोन इन दैट मैनर। तो ये जो खाली स्पेसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज द वॉइड्स। वॉइड्स को ही हम सेकेंड नेम क्या देते हैं? इंटरस्टाइसिस। क्या नाम देते हैं आप? इंटरस्टाइसिस। अब जो ये खाली जगह है, हम किसी और गैस से इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे जब आप किसी और गैस के साथ इसको फिल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिलिंग के बाद अब जो नया टाइप का बना उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, उसकी हार्डनेस भी क्या पहले से हाई है, हाई हार्डनेस है, उसकी जो डेंसिटी है वो पहले से इंक्रीज हो चुकी है, डेंसिटी पहले से क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। उसकी कंडक्टिविटी पहले से क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। तो यानी इस टाइप का जो हमारे पास सॉलिड बना उसे क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल सॉलिड। इसी से मिलते जुलते हमारे पास एक और हो जाता है जिसे बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है दे कैन फॉर्म द एलॉय। एलॉय फॉर्मेशन को दूसरा एक और नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग इसको नाम दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास डी, मान लीजिए ये डी ब्लॉक डी ब्लॉक का कोई मेटल है, मेटल का ये क्या बना दिए मैंने? एटम्स बना दिए। क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, मेटेलिक क्रिस्टल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो मेटेलिक क्रिस्टल से मैंने क्या किया? एक एटम को रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए पूरा आयरन था, मैंने निकल से, मोलिब्डेनम से, ये अब जो ये बना हमारे पास में, ये क्या है? आपका एलॉय। क्योंकि मैंने क्या किया, जो मान लीजिए आयरन के एटम्स थे, मैंने आयरन को रिप्लेस कर दिया मान लीजिए निकल के साथ में, क्रोमियम के साथ में, मोलिब्डेनम के साथ में, तो मेरे पास में कुछ नया बन गया। अब जो ये नया मेरे पास में प्रिपेयर हुआ है दैट इज कॉल्ड एज, क्या नाम देंगे आप? एलॉय। क्या नाम देंगे आप इसको? एलॉय। और जो ये एलॉय प्रिपेयर हुआ इसकी पहले से ज्यादा क्या है? हार्डनेस है, पहले से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। तो इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बेटा अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स जो हम लोग के पास हैं, एक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सेकंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चीज आ जाती है हमारे पास में कि सबसे पहले आगे प्रिपरेशन। मैंने कंपैरिजन में इनको बना दिया ताकि आपके लिए स्टडी करना आसान रहे। बड़ी आसान सी प्रिपरेशन है। देखिए हमने क्या यूज किया? क्रोमाइट ओर। ये फॉर्मूला किसका है? क्रोमाइट ओर का। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रोमाइट ओर के अंदर आपने बेटा ऐड करना है बेस। ओपन एयर में क्रोमाइट ओर में जैसे आप बेस ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? सोडियम क्रोमेट आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना क्या प्रिपेयर हुआ? सोडियम क्रोमेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ बेस ऐड करना है। यहाँ चाहे NaOH ऐड कर दो, चाहे Na2CO3 ऐड कर दो, या कोई बेस ऐड कर दो, बट ध्यान क्या रखना है? बेस मस्ट कंटेन सोडियम मेटल। जो बेस है उसके पास सोडियम मेटल होना जरूरी है। उसके बाद में जो हमारे पास में प्रिपेयर हुआ, अब बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या करना है इसके अंदर, अब एक छोटी सी बात याद रखना, अगर कभी भी क्रोमेट में मैंने एसिड ऐड किया, क्रोमेट के अंदर क्या ऐड किया? एसिड। क्रोमेट में मैंने ऐड किया एसिड, किसी भी क्रोमेट में, तो वो हमेशा किस में चेंज होगा? डाइक्रोमेट में। इट गेट चेंज टू डाइक्रोमेट। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैंने किसी भी क्रोमेट में एसिड ऐड किया तो वो हमेशा किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डाइक्रोमेट के अंदर। तो देखिए वही चीज यहाँ पे भी हुआ, मैंने क्रोमेट में एसिड ऐड किया, डाइक्रोमेट में चेंज हुआ। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट रिएक्शन में ये जो मेरे पास में सोडियम वाला पार्ट आया, मेरे को इसको रिप्लेस करना है किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में। तो पोटेशियम लगाने के लिए मैं पोटेशियम के साथ रिएक्ट करा दिया। KCl से करा दो, आपकी मर्जी है KBr के साथ करा दो, आपकी मर्जी है KNO3 के साथ करा दो, किसी के साथ भी आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। प्रॉपर्टीज में अगर देखूं तो इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट है 670 केल्विन। पानी के अंदर आराम से ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर मैं इसको हीट करूं, देखिए वही सेम चीज है। अगर मैं, देखिए दो हिस्से आगे मेरे पास में, अगर मैं इसको हीट करता हूं डाइक्रोमेट को, तो ये वापस किस में चेंज होगा? हीट करो या बेस ऐड करो, ध्यान रखना, या तो हीट करो या फिर बेस ऐड करो, या तो हीट करो डाइक्रोमेट को या बेस करो, बेस ऐड करो, दोनों केस में क्या बनेगा? क्रोमेट। ठीक है, ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, चाहे हीट करो और चाहे उसमें बेस ऐड करो, तो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा सीधा सीधा क्या चीज?
डाइक्रोमेट, सॉरी क्रोमेट। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट। इसका भी एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज योर N आएगा A, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है क्या आ गया हमारे पास में KMnO4 का। अब देखिए इसको किससे प्रिपेयर किया हमने, पायरोलुसाइट ओर से। क्या किसका फॉर्मूला है, पायरोलुसाइट ओर का, पायरोलुसाइट ओर। तो पायरोलुसाइट और कुछ नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए कोई भी रिएक्शन कराए, चाहे ये प्रिपेयर करो चाहे उसको प्रिपेयर करो, आपको बेस ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा ही क्या ऐड करना है, बेस ऐड करना है, चाहे जो मर्जी बेस ऐड कर दो आप। बेस ऐड करने के बाद देखिए आप ऑब्वियस सी बात है क्या प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे भी पोटेशियम मैग्नेनेट प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे जो पोटेशियम मैग्नेनेट हमारे पास में प्रिपेयर हुआ, मैंने उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ कराई, Cl2 के साथ में या CO2 के साथ में, दोनों में किसी के भी साथ करवा दीजिए, अल्टीमेटली हम लोग के पास यही प्रिपेयर होगा, ठीक है। या कोई भी जरूरी नहीं है यही चीज आपको करनी है। अगर आप चाहें तो किसी भी, अगर आप किसी भी मैग्नेनेट के अंदर, अगर आपने किसी भी मैग्नेनेट के अंदर एसिड ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, एसिड, तो ऑटोमेटिकली ये आपका परमैंगनेट में चेंज हो जाएगा, बट यू हैव टू ऐड एसिड ओनली। जैसे अगर हम क्रोमेट की बात कर रहे थे और डाइक्रोमेट की बात, तो वही सेम चीज इसके अंदर भी पॉसिबल है कि अगर मैं मैग्नेनेट आयन के अंदर MnO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर चाहे मैं बेस ऐड करूं, चाहे मैं बार बार बोल रहा हूं बेस ऐड करूं, तो मेरे पास सॉरी एसिड ऐड करूं, तो मेरे पास प्रिपेयर होता है MnO4 नेगेटिव आयन। अब इसके अंदर आप बेस ऐड करो और चाहे आप इसको हीट कर दो, तो ऑब्वियसली आपके पास जो बनेगा मैग्नेनेट आयन बनेगा। ये सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है लर्न करने के टाइम पे, अदरवाइज रिएक्शन से बहुत सारी होती है तो लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, डार्क कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट है 523 केल्विन, वाटर के अंदर ये आराम से घुल सकता है। देखिए वही चीज आ गई, अगर मैंने परमैंगनेट को हीट किया, अगर परमैंगनेट को हीट किया तो किसमें चेंज हो रहा है, मैग्नेनेट के अंदर, मैग्नेनेट के अंदर वो चेंज होने लग रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं वापस वही कंपैरिजन के अंदर चलेंगे प्रॉपर्टीज के। तो प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में हमारे पास क्या आ गया, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक साइड पे और पोटेशियम मैग्नेट एक साइड पे, ठीक है। वही उसी तरह से कंपैरिजन में चलते हैं। देखिए फर्स्ट आ गई प्रॉपर्टी, अगर हम इसके अंदर बेस को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर आप Cr2O7 2 नेगेटिव के अंदर क्या आपने ऐड किया, बेस। देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर डाइक्रोमेट के अंदर आप बेस ऐड करते हो तो ऑब्वियसली बात है इट गेट चेंज टू क्रोमेट आयन। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये क्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। सपोज करें मैंने बेस ऐड किया आपका KOH या कुछ भी इस तरह से, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा मेरे पास में CrO4 2 नेगेटिव, किस तरह से बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे हीट कराइए चाहे बेस ऐड करें। इसी तरह से अगर आपके पास में क्या है, मैग्नेनेट आयन या परमैंगनेट आयन है और आप उसको हीट कराने जा रहे हैं, सॉरी हीट कह रहा हूं, अगर आप उसको हीट करने जा रहे हैं या फिर उसके अंदर आप बेस ऐड करने जा रहे हो, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, वही सेम चीज क्या था, जो MnO4 नेगेटिव आयन है इट गेट चेंज टू, बेस ऐड करते ही किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये MnO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर, यानी पर मैग्नेनेट आयन के अंदर वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा वहां। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। अब हम इसको वन बाय वन इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफी लेंथी रिएक्शंस होती हैं तो ऑब्वियसली लर्न करना काफी मुश्किल होता है। तो मैं कुछ एक इसको ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में चेंज करके आपको बताऊंगा। देखिए हम लोग को पता है, जो पहले बात करेंगे सिर्फ K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की। तो ये जो K2Cr2O7 है हमारा, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम इसका देखेंगे। देखिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के अंदर हमारे पास में वेरियस टाइप की ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन आ जाती हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है इसकी एसिडिक मीडियम के अंदर कि जो Cr2O7 आयन है, दैट इज डाइक्रोमेट आयन, वो डाइक्रोमेट आयन जैसे ही आपने क्या किया, कितने ऑक्सीजन है 7, तो मुझे यहाँ 14 एसिड के H पॉजिटिव चाहिए और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट में बनेगा 2Cr3 पॉजिटिव। अब 14 ये और 7 ये, तो टोटल कितना बन जाएगा 7H2O।
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +12, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6, यानी कि टोटल चेंज कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स का। टोटल चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास में चेंज आने लग रहा है। अगर मैं एक क्रोमियम की बात करूं तो +3 का चेंज आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो टोटल हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाता है। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करूं MnO4 के साथ में, KMnO4 के साथ में, तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की इक्वेशन हमारे पास में बनने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की जो इक्वेशन हमारे पास में बनेगी वो क्या बनेगी, MnO4 नेगेटिव आयन। MnO4 नेगेटिव आयन ऑब्वियसली बात है कितने ऑक्सीजन है 4, देन वी नीड द 8H पॉजिटिव आयन। 8H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज होगा, Mn2 पॉजिटिव में, और साथ में आपके पास में क्या बन जाएगा 4H2 वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो टोटल एक्सचेंज हमारे पास में आया दैट इज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ रहा है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है और जबकि यहाँ +2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 5। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, और देखिए ये तो थे ऑक्सीडाइजिंग हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। अब रिडक्शन हाफ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोई भी, वो कौन कौन से पार्ट्स को आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वहां पे, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है। जैसे मोहर सोल्ट के अंदर से आयरन 2 पॉजिटिव किसमें चेंज होगा, Fe3 पॉजिटिव में, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा कॉमन है, बहुत ज्यादा आता है पेपर के अंदर, सीबीएसई तो इसको पूछता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमारे पास में आ गया, यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट पूछ सकता है NO2 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है, NO3 नेगेटिव में चेंज हो रहा है बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एक और, SN जो है 2 पॉजिटिव, वो किसमें चेंज हो रहा है, SN4 पॉजिटिव में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीलेट आयन के ऊपर, C2O4 2 नेगेटिव लिख के देगा, प्रोडक्ट में बनेगा 2CO2 और साथ में आपके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपके पास SO3 2 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव में, फिर से बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखें तो हर बार 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही फैक्टर बन रहा है, सिवाय आयरन की इक्वेशन के, जहां पे हमारे पास में सिर्फ कितने आए थे, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वहां पे पूछा गया था। ठीक है, और इक्वेशन कौन सी आ सकती है, आयोडीन के ऊपर बेस्ड इक्वेशन दे सकता है I नेगेटिव, जो कि चेंज होगा आपका I2 में, साथ ही साथ कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप चेक करें तो मैक्स टू मैक्स सीबीएसई आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता होता है इनसे। अब देखिए क्वेश्चन कैसा देगा, जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया आपको कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन कंप्लीट करना है। इक्वेशन में वो बोल देगा, इस तरह से बोलेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अब कोई भी स्टूडेंट इसका तो प्रोडक्ट लिखना बड़ा मुश्किल होता है। या क्या नीट और जेई के अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड, इसका भी पूछ सकते हैं या वहां से पूछ सकता है किसी भी तरह से। देखिए किस तरह से अब आपको इसको करना है। इसका ऑक्सीडेशन हाफ आपके पास क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में आ रहा है 14H पॉजिटिव, प्लस में आपके पास आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, एंड अल्टीमेटली इट इज गेटिंग चेंज टू द 2Cr3 पॉजिटिव, और साथ में आपके पास आ रहा है 7H2O। एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड हाफ पार्ट इसका उठा लेते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब आपको टोटल ये इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ की दोनों इक्वेशन, रिडक्शन हाफ की, ये सभी की सभी इक्वेशंस आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिडॉक्स पार्ट है। तो उसके बाद आपके पास क्या था, मान लीजिए SN पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो SN आपका ऑब्वियस सी बात है इसमें चेंज हो रहा है SN4 पॉजिटिव में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ सिर्फ 2 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फुल इक्वेशन को। तो नेट इक्वेशन मेरे पास में जो बचेगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, 3 मेरे पास में क्या आ जाएगा SN2 पॉजिटिव, गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN4 पॉजिटिव प्लस 7H2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे। चलिए एक दो और सोल्व करके देखते हैं कि शायद हो सकता है कि ये मैंने ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट। तो मान लीजिए आपको सेकंड उसने क्वेश्चन में दिया, जो कि पेपर में आता होता है, MnO4 नेगेटिव, आपने इसकी रिएक्शन कराई C2O4 2 नेगेटिव के साथ में, प्लस में एसिडिक कंडीशन आपने रखी है, और प्रोडक्ट में आपके पास जो बनेगा वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली अब वही चीज आपको वो करनी है, MnO4 नेगेटिव वहां से उठाया,
8H पॉजिटिव और साथ में क्या आगे 5 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट में क्या बना Mn2 पॉजिटिव, सॉरी मैंने यहाँ प्लस साइन रखा हुआ है, ये आएगा Mn2 पॉजिटिव प्लस में क्या आ गया हमारे पास में 4H2O। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन में क्या उठाया उसने C2O4 2 नेगेटिव, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में क्या बनेगा 2CO2 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2CO2, साथ में कितने आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, साथ में क्या आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 है और वो 5 है, तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको बैलेंस करना ही है ना। तो जैसे इक्वेशन बैलेंस करोगे आप तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में क्या बनेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस में क्या बन जाएगा 16H पॉजिटिव प्लस में इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O एंड 10CO2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई है कि आपने किस तरह से इन इक्वेशंस को बनाना है। यही मेथड आपकी मोहर सोल्ट वाली इक्वेशन में भी यूज होगा, बस मोहर सोल्ट के अंदर और KMnO4 की टाइट्रेशन में इक्वेशन यहाँ और यहाँ इनके बीच में बनेगी। बस आपने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना और उसी तरह से इसका प्रोडक्ट आप लोगों ने लिख देना वहां पे। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है आपको। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी इनके बात कर लेते हैं, आयंस के जो इनके स्ट्रक्चर होंगे। इक्वेशन आपको क्लैरिफाई हो गया किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, ठीक है। अब इनकी थोड़ा सा हम लोग और एक चीज पे ध्यान दे लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। यहां पे मेरे पास एक आया है Cr2O7 2 नेगेटिव, एक आ गया CrO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, एक आ गया मेरे पास में MnO4 नेगेटिव और सेकेंड है मेरे पास में मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव। अगर आप देखें तो यहाँ इक्वेशन में CrO4 डबल नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल ऑक्सीजन 4 है, क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो कुछ ऐसी मेरे पास में इक्वेशन बन जाएगी, डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहाँ। अगर डबल हुआ तो ऑब्वियसली बात है मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन सेंटर में रखना पड़ेगा इस तरह से, और ये मेरे पास में इक्वेशन अल्टीमेटली बन जाएगी कुछ इस तरह से। आई होप ये चीज आपको स्ट्रक्चर से क्लैरिफाई हो गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आयन की, तो जो स्ट्रक्चर में आएंगे हमारे पास में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर MnO4 2 नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी 2 के ऊपर को नेगेटिव चार्ज को रखना पड़ेगा। समहाउ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग के पास में बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है कि किस तरह से आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स को बनाना है।